Am I audible? Clear है वॉइस? ओके ठीक है। चलिए, तो हम लोग एसएसटी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं लगातार, और हिस्ट्री को जो लेक्चर को हम लोग लेके चल रहे थे उसमें अभी तक हम लोग बुद्धिज़्म तक पहुंच चुके हैं, है ना। तो बुद्धिज़्म के बारे में जहां तक हम लोग ने पढ़ लिया था उसके आगे की बातें करेंगे आज कुछ, जैसे जैनिज़्म की तरफ आज हम लोग थोड़ा मूव ऑन करेंगे, और जैनिज़्म के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सीधा महाजनपद या मगध साम्राज्य पूरा का पूरा जो एम्परर था मगध का, उस एम्परर की बात करेंगे, और फिर आगे गुप्ता, मौर्याज, इन सब की बात धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग को कहाँ पहुँचना है, वैदिक एरा आप लोग पूरी तरीके से समझ चुके हैं, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन उसमें होना नहीं चाहिए अब, ठीक है। बुद्धा के बारे में छोटी मोटी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। बुद्धा के बारे में, गौतम बुद्धा के बचपन का नाम, या वो किस नाम से पैदाइश हुई थी उनकी, क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। सिद्धार्थ नाम था उनके बचपन का, सिद्धार्थ के नाम से उनको कहीं ना कहीं जाना जाता था। सिद्धार्थ से उनको उपाधि मिली थी गौतम बुद्धा की, कब मिली थी? जब उनको क्या कहा जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उन्हें मोक्ष नहीं मिला था, मोक्ष तो मिल जाएगा, तो मतलब लाइफ की एंड है एक तरीके से, है ना। तो उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कह सकते हैं एक तरीके से। जब उनको ज्ञान मिल गया तो उसके बाद में क्या हुआ, उनको माना जाता है कि वो बुद्धा कहलाए, ठीक है। अब गौतम बुद्धा ने रास्ते में 3 चीज़ें क्या क्या देखी थी जब वो रास्ते से जा रहे थे, वो 3 चीज़ें क्या की? हाँ, ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड मैन, और लास्ट में उनको एक आइडिया आया था किस पर्सन को देख के, एक सन्यासी को देखा था उन्होंने, ठीक है, ओके। चलिए, ये सारी चीज़ें हम लोग ने बात कर ली थी। इन सब चीज़ों के बाद में फिर हम लोग ने इनके नोबल ट्रूथ भी देखे थे, क्या क्या इनके नोबल ट्रूथ थे। सिंबल एक बार देख लेते हैं, सिंबल एक बार फिर से रिवाइज कर लो। बर्थ का सिंबल क्या है? लोटस एंड बुल, ठीक है। हॉर्स का सिंबल क्या है? रिनंसिएशन का सिंबल क्या है इनका? हॉर्स है। रिनंसिएशन का मतलब जब इन्होंने अपना घर छोड़ा, और घर छोड़ के कहाँ निकले, उस ज्ञान को या उस नॉलेज को गेन करने के लिए जब ये निकले। निर्वाण का मतलब एनलाइटनमेंट, जब इनको वो एनलाइटनमेंट मिला, वो ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गई, तो वो क्या कहे, उसका सिंबल क्या हुआ? बोधि ट्री जिसको बोला जाता है, ठीक है। कौन सा ट्री था ये बोधि ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं? पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ की बात हो रही है, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन, फर्स्ट सेरेमनी इनका हुआ था, वो उसका सिंबल व्हील था, और साथ ही साथ में जब डेथ की बात करेंगे तो डेथ का सिंबल क्या होगा? स्तूपा होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली थी, ठीक है। 4 नोबल फीचर थे इनके। 4 नोबल फीचर में मैं, यस प्लीज। हाँ, पहली जो इनकी पहले इन्होंने जो सरमन दिया था वो सारनाथ के अंदर दिया था। मैंने बताया था ना 5 इयर्स की इन्होंने वहाँ पे जाके पूरी तरीके से 5 इयर्स, हाँ, फिर वो बोध गया गए थे, इनको वहाँ नॉलेज मिली थी। ये फर्स्ट टाइम में फिर ये सारनाथ के अंदर ही गए थे, क्योंकि इनके 5 फ्रेंड्स अभी वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। वो वेट कर रहे थे, तो इन्होंने पहले जाके सबसे पहला जो प्रवचन दिया था उन्हीं को दिया था सरमन अपना। क्लियर है? सफरिंग की बात हुई है इसके अंदर पूरी तरीके से। नोबल ट्रूथ ये थे। 8 फोल्ड पाथ की भी बात हम लोग ने की थी, किस तरीके से बुद्धिज्म के अंदर इन सारे पाथ को फॉलो करके आप वो नोबल ट्रूथ को पा सकते हो। उसके बाद में 3 ज्वेल्स की बात की थी, बुद्ध, धम्म, संघ, इसकी बात भी हम लोग ने देख ली है। बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग का शायद छूट गया था, लास्ट यहीं पे हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने इसको पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, ठीक है। तो देखिए, बुद्धिस्ट काउंसिल की जब बात हुई थी, तो बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली काउंसिल आपकी कब हुई है? पहली काउंसिल आपकी हुई है जब बुद्धा की डेथ होती है, ठीक है। बुद्धा की डेथ मैंने कब बताई थी आपको? बुद्धा की डेट मैंने आपको बताई थी 483, ठीक है। 483, 63 नहीं है, ये है 483, ये 486 नहीं है, ठीक है। 483 इनकी फर्स्ट जो थी, इनकी डेथ हुई थी। तो इसी डेथ के बाद में सबसे पहली काउंसिल यहाँ पे हो जाती है, बुद्धिस्ट काउंसिल होती है सबसे पहले। अब बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको याद क्या रखना है, आपके काम की चीज़ें क्या है, उसकी बात सिर्फ हम लोग को करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस टाइम पे रूलर कौन था, ठीक है। रूलर आपको याद रखना है कि फर्स्ट काउंसिल जब हुई थी तो फर्स्ट काउंसिल में रूल किसने किया था और कौन उस समय में रूलर था। तो रूलर यहाँ पे हम याद रखेंगे कौन है? अजातशत्रु, ठीक है। हर्यक डायनेस्टी का था ये। हर्यक डायनेस्टी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको चलेंगे जब हम लोग मगध की तरफ चलेंगे तो हम लोग हर्यक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। अभी रूलर हम देख लेते हैं कौन है, अजातशत्रु है। प्रेसिडेंट कौन था इसका? प्रेसिडाइज बाय किया था महाकश्यप उपाली, ठीक है। कुछ नाम ऐसे हैं आप लोग को याद करने पड़ेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि नाम ऐसे अननोन टाइप के आएंगे आपके सामने, उनको आप लोग 1-2 बार देखोगे तो वो याद हो जाते हैं, ठीक है। प्लेस कौन सा था? राजगृह। राजगृह प्लेस इज इन बिहार, ठीक है।
ठीक है, बिहार के अंदर ये जगह पड़ती है। तो राजगृह इनका प्लेस था। सेकंड काउंसिल हुई है जस्ट 100 ईयर्स आफ्टर, ठीक है, 100 ईयर बाद क्या हुआ, इसका सेकंड काउंसिल हुआ। अब सेकंड काउंसिल हो रही है 383 BC में। उस टाइम पे देखिए कालाशोक है रूलर, और ये शिशुनाग डायनेस्टी का था। शिशुनाग डायनेस्टी भी हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। सबा कामी, ठीक है, क्या नाम था इनका, सबा कामी, ये इसके प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इसको प्रेशराइज किया था, ठीक है। प्लेस क्या था, वैशाली। बस यही सब चीज़ें देखते चलो, ये भी बिहार के अंदर है आपका, ठीक। थर्ड काउंसिल है, थर्ड काउंसिल हुई है 250 BC के अप्रॉक्स, और 250 BC में यहाँ पे अशोका, ठीक है, अशोका द ग्रेट अशोका बोला जाता है जिनको, मौर्यन डायनेस्टी के थे ये, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी के अंदर इनकी बात करेंगे हम लोग। और इस समय में जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोगालीपुत्र तिस्स। मोगालीपुत्र तिस्स इस समय प्रेसिडेंट थे, और इनके भी जो प्लेस था जहाँ पे ये काउंसिल हुई थी वो था बिहार, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ काउंसिल हो रही है आपकी, ये हो रही है आपकी 72 AD के अंदर। 72 AD में हो रही है। कनिष्क इस टाइम पे रूल कर रहे हैं। कनिष्क की कुषाण डायनेस्टी थी, कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और इसको प्रेसिडाइज किया था वासुमित्र ने। वासुमित्र का नाम याद रखना है। प्लेस कौन सा है, कश्मीर। कश्मीर तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। देखो शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं इन सारी चीज़ों को याद रखने की, कुछ तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स से भी आप लोग याद रख सकते हो ये क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ रहा है, बार बार रिपीट करके पूछ रहा है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल प्रेसिडाइज किसने की थी, या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर रूलर कौन था, या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर प्लेस कौन से प्लेस पे वो काउंसिल हुई थी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विद डेट ऐसी टेबल जैसे बनी है वो टेबल याद कर लेना। अब जैसे भी आपको याद हो आप अपने हिसाब से उसको याद कर सकते हो। क्लियर है? यस प्लीज। अच्छा, काउंसिल का मतलब देखिए क्या होता है। कांग्रेस के सेशन अगर चल के आगे आप पढ़ोगे, चलो कांग्रेस को छोड़ देते हैं। अगर हम लोग आज के टाइम में देखें कि ये रूलिंग पार्टी है, कौन है, बीजेपी इस टाइम पे रूल कर रही है। अब बीजेपी क्या करती है कि अपने सारे के सारे जितने भी एक साल के उसके पूरे के पूरे हमको क्या रूल्स बनाने हैं, क्या रेगुलेशंस बनाने, क्या लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बीजेपी वर्क करेगी, उसको हमको डिस्कस करना है, ठीक है। जब हम उसको डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं, एक जगह एक काउंसिल की कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पूरी समीक्षा एक तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि पूरे देश में चल क्या रहा है और अब हमको क्या करना चाहिए जिससे कि आगे बीजेपी और ग्रो कर सके। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन लोग क्या करते थे, ये सेम केस बुद्धिज्म की तरह बुद्धिज्म में होता था। तो हर जगह काउंसिल्स होती थी कि अभी क्या कमियां हैं ऐसी, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, या अगर कमियां नहीं है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए। इसलिए टाइम टू टाइम काउंसिल्स हुआ करती थी। पर ईयर का सेशन है आपका एक तरीके से, उन सेशन के अंदर ये सब चीज़ें डिस्कस होती थी कि 1 साल बाद या 2 साल बाद, यहाँ देखो कई कई सालों के बाद में यहाँ पे काउंसिल्स होती थी। जब ज़रूरत लोगों को लगती थी तब काउंसिल किया करते थे। उस हिसाब से क्या होता था, उसके अंदर सारे उसके ड्रॉबैक्स जितने भी मेरिट्स डीमेरिट्स होती थी वो डिस्कस की जाती थी, आगे की प्लानिंग डिस्कस की जाती थी, उसको हम लोग काउंसिल कहा करते थे। क्लियर है? यस यस यस। बुद्धिज्म कहाँ तक फैला हुआ था? हाँ देखिए, इंडियन रीजन में सबसे बेसिक तो आपको बार बार बिहार दिख ही रहा है, ठीक है। बिहार तो एक रीजन था ही था। जब बुद्धिज्म शुरू हुआ था तो देखो नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्धा का। उस समय बुद्धिज्म के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन ये नेपाल भी गए बुद्धिज्म को बाद में फैलाने के लिए। तो नेपाल हो गया, इंडिया का रीजन हो गया, इधर भूटान का रीजन हो गया, श्रीलंका रीजन हो गया। इस समय में आज के टाइम में पॉपुलर है बुद्धिज्म, जो है आज के टाइम में पॉपुलर है। लेकिन उस समय में इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत बिहार के रीजन से हुई थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, ये इसके बहुत प्रोमिनेंट रीजन थे जहाँ पे बुद्धिज्म उस टाइम पे फैला हुआ था। क्लियर है? और ये कश्मीर में भी एक काउंसिल हो गई थी, तो 4th काउंसिल तक हम लोग कश्मीर भी पहुँच चुके थे। चलिए, इंट्रोडक्शन टू जैनिज्म। जैनिज्म की थोड़ी सी हाँ, किसका मतलब प्रेसाइड बाय। देखिए, एक प्रेसिडेंट होता है, एक किंग होता है, एक होता है राजा, और एक होता है कि राजा के बाद में जो बंदा उस समिति का अध्यक्ष होगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई संस्था चल रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक क्या है,
एक बंदा आपका CEO बना बैठा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना बैठा है, वो राजा है वहाँ का, अगर हमने मान लिया, ठीक है। दूसरा बंदा प्रेसिडेंट अगर बना बैठा है वहाँ का, तो प्रेसिडेंट जो होगा वो वहाँ का अध्यक्ष है, मतलब उसकी अध्यक्षता पूरा का पूरा दारोमदार उसके हाथ में रहेगा। तो अध्यक्ष जो हुआ करते थे या प्रेसिडेंट इसके जो हुआ करते थे, वो उस धर्म से या उस रिलीजन के बहुत ही कोर पर्सन हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे, एक तरीके से उसके धर्म गुरु हुआ करते थे। बुद्धिज्म के धर्म गुरु प्रेसिडेंट बना दिए जाते थे और बाकी किंग तो अपनी जगह रहता था। जैसे मैंने आपको 4 सेक्ट बताए थे, 4 सेक्ट में ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे। तो ब्राह्मण ने कभी रूल किया? ब्राह्मण रूल नहीं करते थे, रूल करवाया करते थे, तो वो प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया करते थे। प्रेसिडेंट क्षत्रिय लोग होते थे। हाँ जी, हाँ, प्रीस्ट एक तरीके से कह सकते हो आप, जिनके हाथ में बागडोर होती है धर्म के, जो बुद्धिज्म को बहुत अच्छे से समझते थे, जिनको पता था कि बुद्धिज्म को चलाना कैसे, बस ये है। ठीक है, चलिए जैनिज्म के बाद किसका मतलब बेटा? पैट्रोनेज का हाँ, पैट्रोनेज जो अभी मैंने दिखाया था उसका मतलब रूलर होता है बेटा। ये जो होता है इसका मतलब उस टाइम किसके अंडर में था, कौन उस टाइम पे रूलर था या किंग था, एक तरीके से किंग कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब आ जाएं जैनिज्म पे। और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, जैनिज्म की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग ने बुद्धिज्म की बात की, उसी तरीके से एक और रिलीजन था हमारे पास में जो सेम टाइम में पैरेलल उसी टाइम पे चल रहा था, वो था जैनिज्म। जैनिज्म की शुरुआत करने वाले कौन थे? जैनिज्म की शुरुआत करने वाले महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी से पहले भी देखो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रिलीजियस गुरुज आए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जैनिज्म के बारे में पहले से कुछ ना कुछ चीज़ें बोली, लेकिन महावीर स्वामी ने इसको कहीं ना कहीं एक रिलीजन का नाम दिया और उस रिलीजन के नाम के साथ में इसको पॉपुलर सबसे ज़्यादा कब करा? महावीर स्वामी ने इसको करा। जो मैं बोल रहा हूँ, इनसे पहले जो लोग आए हुए थे उन लोगों के अगर हम देखें तो टोटल 24 तीर्थंकार्स आए थे। तीर्थंकार्स का मतलब होता है जो रिलीजियस गुरु होते हैं। ठीक है, रिलीजियस गुरु जिनको कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या माना जाता है? उस धर्म का पैगंबर माना जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट माना जाता था इनको उस धर्म का। तो देखो इसके अंदर हमको पूरी लिस्ट से मतलब नहीं है, हमको लिस्ट नहीं याद करनी है पूरी की पूरी। इसके अंदर देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा टॉप 3 बॉटम 3, बाकी बीच में क्या हुआ, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, वो सब नहीं पूछेगा। हमको टॉप 3 बॉटम 3 याद रखना है। पहला हमको याद ये रखने हैं फर्स्ट वाले कि पहले तीर्थंकार कौन थे? वो थे लॉर्ड ऋषभ। ठीक है, और लॉर्ड ऋषभ का जैसे सिंबल हर चीज़ में चलते चले आ रहे हैं, इसी तरीके से सिंबल इसमें भी हम लेंगे। सिंबल इनका क्या था? इनका सिंबल बुल था। ठीक है, सेकंड जो थे, अच्छा ऋषभनाथ को जो है आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। कहीं कहीं आपको ऋषभनाथ की जगह आदिनाथ भी नाम देखने को मिल जाया करेगा। ठीक है, तो देखो ऋषभनाथ जो था इनका सिंबल बुल है, अजीतनाथ है सेकंड वाले, इनका सिंबल एलिफेंट है, और संभवनाथ जो तीसरे हैं इनका सिंबल हॉर्स है। बस ये 3 याद रखना है। 3 याद करके हम लोग सीधे कहाँ आ जाएंगे? बॉटम 3 पे आ जाएंगे। ठीक है, बॉटम 3 पे जब हम लोग पहुंचेंगे तो बॉटम 3 पे देखो क्या होगा। बॉटम 3 पे हम लोग के पास में यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, नेमिनाथ, नेमिनाथ की बात हो रही है। ठीक है, नेमिनाथ की बात हो रही है। इनका सिंबल देखो कोंच है। ठीक है, कोंच की बात हो रही है, और इनको भी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेमिनाथ के बारे में भी इतना ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। हमको मेन आना है पार्श्वनाथ पे। ये है पार्श्वनाथ, इनको 23rd तीर्थंकार बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं की सारी गाइडेंस या इन्हीं के पूरे प्रिंसिपल्स को महावीर स्वामी ने लास्ट में लाके वहाँ पे पूरी तरीके से उसको जैनिज्म धर्म की तरह पूरा फैलाया। लास्ट में तो महावीर स्वामी हैं ही हमारे। इनका सिंबल क्या था? इनका सिंबल था लॉइन। ठीक है, पार्श्वनाथ का सिंबल है स्नेक। स्नेक से हमको याद रखना है। क्लियर है? तो ये लिस्ट तो हमको याद रखनी है। इसके अंदर हमको टॉप 3 बॉटम 3 देख लेने हैं एक बार। ये लिस्ट तो आपको मिल जाएगी, आप नोट्स के अपने हिसाब से देख लेना। अब इसमें समझने वाली बातें क्या हैं, वो समझने वाली थोड़ी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, समझने वाली चीज़ें इसके अंदर ये है कि महावीर स्वामी को कहीं ना कहीं बोला जाता है कि इस सेक्ट के कहीं ना कहीं ये क्या थे? इसके जैनिज्म को लाने वाले थे। ठीक है, जैनिज्म को लाने का मतलब 6th सेंचुरी BC के अंदर लगभग जैनिज्म भी आया। ठीक है, मैंने क्या बताया था? गौतम बुद्धा की बर्थ क्या थी? गौतम बुद्धा की बर्थ डेट क्या है? 563 BC। ठीक है, मैंने ये बताया था 563 BC तो गौतम बुद्धा की थी। महावीर स्वामी की जो DOB है, वो महावीर स्वामी की डेट ऑफ बर्थ जो थी वो है 540 BC। ठीक
ठीक है। तो देखो सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग देखें 13 ईयर्स का गैप आ रहा है, और उस 13 ईयर्स से हमको क्या पता लग रहा है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों कहीं ना कहीं पैरेलल चल रहे होंगे। ये चीज़ तो हमको यहाँ से समझ आ रही है। ठीक है, भारत का एरिया था इनका। ठीक है, और ये भी एक तरीके से काफ़ी वेल्दी क्लास के थे। वेल्दी क्लास का मतलब इनके जो फादर थे, उनके फादर का नाम सिद्धार्थ था। अब सिद्धार्थ से कंफ्यूज मत हो जाना कि गौतम बुद्धा वाले सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ अलग है। ठीक है, तो ये जो थे इनका नाम था सिद्धार्थ, इनके फादर का नाम सिद्धार्थ। ठीक, अब सिद्धार्थ इनके फादर का नाम था। तो ये उस रूलिंग सेक्ट में आते थे, क्षत्रिय थे, क्योंकि क्षत्रिय बोला जाता था, क्षत्रिय रूल किया करते हैं, तो क्षत्रिय थे ये, तो ये उस टाइम पे रूल किया करते थे। ठीक है, तो इन्होंने, इनका क्या था, अब इसके फादर का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, साथ में क्या है, हमको इनकी मदर का नाम भी रखना है याद। ठीक है, ठीक है, मदर का नाम इनका क्या था, मदर का नाम था इनका त्रिशला। ठीक है, त्रिशला इनकी मदर का नाम था, इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, उसके बाद में इनकी फैमिली ट्री थोड़ी सी और हम लोग समझेंगे आगे चल के। अभी इतनी चीज़ें याद रखनी है हमको, क्योंकि इन्हीं की परमिशन लेके कहीं ना कहीं इन्होंने जैनिज्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। ठीक, जब ये चीज़ें हो गई इसके बाद में, तो इन्होंने क्या करा, जिस तरीके से गौतम बुद्धा निकले थे कहीं ना कहीं उसके लिए कि हमको ज्ञान की प्राप्ति किस तरीके से होगी, कैसे हम लोग ये सारी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, उसी तरीके से क्या हुआ, ये भी निकले महावीर स्वामी अपने घर से। गौतम बुद्धा को कितने साल लगे थे, टोटल 6 ईयर्स लगे गौतम बुद्धा को कहीं ना कहीं उस नॉलेज को गेन करने में। महावीर स्वामी को 12 से 12.5 साल लगे उस नॉलेज को गेन करने में, और इनको लास्ट में ज्ञान की प्राप्ति कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, तो इनके प्रिंसिपल्स क्या थे, उन प्रिंसिपल्स के ऊपर जैसे हमने वहाँ पे क्या पढ़े थे, 4 नोबल ट्रुथ पढ़े थे, उसी तरीके से इनके प्रिंसिपल्स भी थे जैनिज्म। तो जैनिज्म के प्रिंसिपल में देखो, पहला जो प्रिंसिपल आपको याद रखना वो अहिंसा है। ठीक है, अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। किसी भी तरीके का वायलेंस बर्दाश्त नहीं होना चाहिए किसी भी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वायलेंस जो होता है कहीं ना कहीं आपको एक गलत रास्ते पर लेके जाता है। तो वायलेंस को हम किसी तरीके से टॉलरेट नहीं करते, तो नॉन वायलेंस होना चाहिए, उसको नाम दिया गया अहिंसा। ठीक, सत्य नाम दिया गया, ट्रुथ जिसको हम लोग बोलते हैं। ट्रुथ, हर किसी पर्सन के अंदर ट्रुथ होना चाहिए जो जैनिज्म को फॉलो करेगा। और जैनिज्म क्या, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, हर किसी के अंदर ये कुछ कॉमन बातें हर जगह बताई जाती हैं, लेकिन इन्होंने जो टॉप 5 बातों के ऊपर फोकस किया, हम लोग उन टॉप 5 बातों की ही बात करते हैं। ठीक है, अब एक तीसरी चीज थी अस्तेय। ठीक है, अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी नहीं करना है। ठीक है, चोरी नहीं करनी है। चोरी ना करने का मतलब इन्होंने क्या बताया, सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी का सामान ले लो उससे बिना इजाजत के या बिना पूछे। तो इन्होंने चोरी का मतलब बताया, अस्तेय का मतलब बताया। अस्तेय उसको भी कहते हैं कि आपको ज़रूरत 4 रोटी की है, लेकिन आप 6 और 8 रोटी अपने पास में रखते हो। मतलब अगर आपको एक हाउस की ज़रूरत है, एक कार की ज़रूरत है, एक बाइक की ज़रूरत है, लेकिन आप उससे ज़्यादा अपने पास में रखते हो, तो वो भी एक तरीके से अस्तेय है। क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड है, और लिमिटेड टाइप ऑफ रिसोर्सेज की वजह से जो और दूसरे तबके के लोग हैं वो उन रिसोर्सेज को गेन करने से रह जाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला अस्तेय वो भी है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है उसको भी आपने अपने पास रखा हुआ है, तो इसको भी इन्होंने नाम दिया और उसको चोरी करना बोला है अस्तेय। तो हमको चोरी भी नहीं करनी है। अपरिग्रह बोला गया, किसी भी तरीके की कोई संपत्ति नहीं रखनी है। प्रॉपर्टी, आपके पास प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। बस जहाँ आप रह रहे हो, रहने के लिए आपको बस एक जगह होनी चाहिए। प्रॉपर्टी को रखोगे तो प्रॉपर्टी आपको कहाँ लेके जाती है, एक कहीं ना कहीं हमको लालच की तरफ लेके जाती है, और मन करता है कि हमारे पास और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए, उससे नुकसान होता है। इसलिए इन्होंने बोला कि अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, या हमारे पास किसी भी तरीके की कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। 5वां प्रिंसिपल इनका जो था वो ब्रह्मचर्य था। ठीक है, ब्रह्मचर्य मतलब संन्यास ले लो एक तरीके से, पूरी तरीके से, और सारी सांसारिक मोह माया जितनी है सब त्याग के आप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ बस। ठीक है, और आंखें बंद करके बैठने का मतलब, सन्यासी रहने का मतलब क्या होता है कि जिंदगी भर आपको क्या करना है, शादी नहीं करनी है, उस मैरिज वाले बंधन में नहीं बनना है जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आए जैनिज्म को गेन करने के लिए। ठीक है, तो ये 5 प्रिंसिपल इन्होंने दिए। इसमें से ये जो 4 प्रिंसिपल हैं, ये 4 प्रिंसिपल्स हमको याद रखने हैं। ये हमको, यस सर ये सेम चीज बुद्धिज्म भी करता था।
हाँ, बुद्धिज़्म भी देखिए, मैंने बोला तो बुद्धिज़्म हो जाए, हिंदुइज़्म हो जाए, इस्लाम हो जाए या जैनिज़्म हो जाए, जितने भी सेक्ट होंगे, जितने भी प्रिंसिपल होंगे, वो सब कहीं ना कहीं यही सारी बातें घुमा फिरा के सबके अंदर सेम है। लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा जोर देते हैं ये लोग, तो वो प्रिंसिपल्स ये लोग फॉलो करते थे, है ना, वरना सारी चीज़ें कॉमन है। ठीक, सबके तरीके अलग हैं बताने के। तो ये जो 4 प्रिंसिपल शुरू के थे, ये दिए थे पार्श्वनाथ ने, जो 23rd थे। अभी 23rd की हमने बात की थी, 23rd तीर्थंकार थे, तो 23rd तीर्थंकार ने इनको ये 4 प्रिंसिपल दे के चले गए थे। लेकिन ये 5वां जो प्रिंसिपल ऐड किया था, ये 5वां प्रिंसिपल ऐड किया है महावीर स्वामी ने। ठीक है, महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य वाला 5वां। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन सा प्रिंसिपल महावीर स्वामी ने ऐड किया था, तो वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य उसको ऐड किया गया था। क्लियर है? चलिए, फिलॉसफीज़ की बात करते हैं अगर जैनिज़्म की, तो जैनिज़्म की फिलॉसफीज़ के अंदर सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं हैं। 2-4 बातें हैं जिसके जो हम लोग यहाँ फिलॉसफीज़ में इसके बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि ये लोग गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती है। ठीक है, जैनिज़्म भी नहीं करता, देखो बुद्धिज़्म भी नहीं करता, दोनों लोग नहीं करते। इनका मतलब जैनिज़्म में क्या होता है, ना ही कोई क्रिएटर है हमारा, ना ही कोई प्रिजर्वर है हमारी आत्मा है। लेकिन सोल में बिलीव करते हैं ये लोग, सोल में बिलीव करते हैं कि इनका मतलब ये है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे कामों को करते चले जाएंगे, जो हमने अभी प्रिंसिपल्स की बात की उसको फॉलो करेंगे, तो हमको मोक्ष मिलेगा। यहाँ जैनिज़्म में मोक्ष प्राप्ति को या मोक्ष लेने को बोला गया है कैवल्य। क्या बोला गया है? कैवल्य। ये कैवल्य हमको याद रखना है, क्योंकि कैवल्य के नाम से भी कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये कैवल्य जो प्राप्त करना है हमको, या गेन करना है कैवल्य को, तो कैवल्य को गेन कर जब तक हम ना कर लें तब तक हमारे रीबर्थ होते चले जाएंगे, फिर से बार बार हमको पुनर्जन्म मिलते चले जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, उन प्रिंसिपल्स को जल्दी जल्दी फॉलो करके क्या करना है, उसको हमको मोक्ष ले लेना है, कैवल्य ले लेना है। ठीक है, तो सोल की कहीं ना कहीं इनके पूरे जैनिज़्म के अंदर अगर हम लोग देखें तो सोल का कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं, लेकिन गॉड का नहीं है। गॉड को हम लोग नहीं लेंगे इसके अंदर। ठीक है, हमको अपने ही बिलीफ्स के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग पूरे सिस्टम को चलाना है। ना ही हमको कोई पनिशमेंट मिलती है, ना ही कोई रिवॉर्ड मिलता है उसके बदले कि कोई गॉड है जो हमको ये सब देता है। ये सब हमारे कर्मों का खुद फल है, कर्मा। अब तीसरी चीज़ क्या है? कर्मा। कर्मे के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि जैनिज़्म का सबसे ज़्यादा पूछ ले कि जैनिज़्म का मेन फोकस कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इनके लिए कर्मा था। कर्मा का मतलब एक साइकिल होती है। साइकिल क्या होती है कि आप क्या करते हो, सबसे पहले एक बर्थ लेते हो, फिर अपनी लाइफ स्पेंड करते हो, उसके बाद में आपकी डेथ हो जाती है। यह आपकी कर्मा साइकिल है, एक साइकिल चलती रहती है आपकी। ठीक है, और इस कर्मा की साइकिल आपकी ये तब तक चलती रहेगी जब तक मैंने आपको बताया वो 4 प्रिंसिपल्स को आप फॉलो ना कर लो। 4 और प्लस 5वां जो बाद में महावीर स्वामी देके चले गए। तो जैनिज़्म के प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हो और इस तरीके से अगर अपनी लाइफ को स्पेंड करते हो, तो इस कर्मा की साइकिल से आप बहुत जल्दी मुक्त हो सकते हो। क्लियर है? यस, पूछिए। हाँ, महावीर आखिरी तीर्थंकार थे, उनके बाद में कोई भी तीर्थंकार नहीं हुआ। 24 तीर्थंकार हुए टोटल, 24 प्रॉफिट्स हुए हैं, लॉर्ड्स कह सकते हो जिनको आप। उसके बाद में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि आने वाले समय में और कोई तीर्थंकार नहीं आएगा। तो जब वो अनाउंस करके चले गए फाइनल, तो उसके बाद में कोई तीर्थंकार नहीं आया। महावीर 24 थे, 23rd तो पार्श्वनाथ थे जिनकी बात हम लोग ने की है। ठीक है, महावीर तो यस। जब बहुत चल रहा था तो उन्हें जैनिज़्म की क्यों ज़रूरत पड़ी? आपका क्वेश्चन ऐसा है, यही पूछना चाह रहे हैं? उसके बाद तीर्थंकार कोई क्यों नहीं आया? अच्छा ठीक है, देखिए तीर्थंकार, क्योंकि महावीर स्वामी को रियलाइज़ हुआ कि 24 तीर्थंकार कहीं ना कहीं इनफ हैं उस रिलीजन को फॉलो कर जिसको हम लोग फॉलो करा रहे हैं, और जितने भी प्रिंसिपल आइडियाज़ या जो भी हमको देने थे वो सब हम लोग दे चुके हैं कहीं ना कहीं। और महावीर स्वामी को ये चीज़ रियलाइज, इसको कहीं ना कहीं कहते हैं कि उन्हें ज्ञान की उस नॉलेज की प्राप्ति थी जिससे उन्हें डायरेक्शन दी गई कहीं ना कहीं कि आप अपने बाद में किसी भी तरीके के किसी पर्सन को क्या करोगे, अगला अपॉइंट नहीं
नहीं करोगे कि आपके बाद में ये बंदा तीर्थंकार हो। तीर्थंकार नहीं हो सकता, उसके बाद में वो रिलीजियस गुरु बन के रह जाएगा। रिलीजियस गुरु उसके बाद में हुए, जैनिज्म के अंदर हुए। ऐसा बहुत सारे धर्मों में हुआ है, काफ़ी धर्मों में ये सारी चीज़ें सब में कॉमन ही देखने को मिलेंगी लगभग आपको, कि हर किसी में क्या होते हैं, अवतार होते हैं, कुछ अवतार पैदा होते हैं। हिंदुज़म में भी इस तरीके से कि अवतार आएंगे, टोटल इतने अवतार आएंगे, 10 अवतार की बात हुई है, ठीक है। तो 10 अवतार के बाद में कोई अवतार नहीं है, ये भी इस तरीके से हुई है। इस्लाम के अंदर अगर आप देखो तो मोहम्मद साहब के बाद में पैगंबर कोई नहीं बना, मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से क्रिश्चियन में देखो, अगर आप क्रिश्चियन धर्म के अंदर देखो तो ईसा मसीह के बाद में आपको कोई नहीं दिखेगा इस तरीके से प्रॉफिट। तो ये हर धर्म का कहीं ना कहीं हो रही थी। गौतम बुद्धा देख लो आप, बुद्धिज्म के अंदर गौतम बुद्धा के बाद तो कोई नहीं आया, ठीक है, 2 सेक्ट में कहीं ना कहीं बाद में वो डिवाइड हो गया था। अब इसी तरीके से इनके साथ में हुआ, तो महावीर के समय में भी क्या हुआ, इस तरीके से उनके बाद में कोई भी प्रॉफिट नहीं आया जिसको हम लोग अगले मानेंगे, ठीक है। बस उनके फॉलोअर्स आए और उनके फॉलोअर्स जो थे, उन फॉलोअर्स के नाम पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं जैन रिलीजन डिवाइड हो गया था। जैसे बुद्धिज्म डिवाइड हुआ था, उस तरीके से क्या हुआ, जैनिज्म भी डिवाइड हो गया। बुद्धिज्म डिवाइड किन 2 सेक्ट में हुआ था, क्या क्या नाम बताए थे? हीनयान, महायान। हीनयान वाले लोग भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे, नहीं मानते थे? हीनयान वाले और महायान वाले 2 बताए थे मैंने बोला था। इनमें से एक सेक्ट था जो महावीर स्वामी को पूजा करता था, तो उनकी मूर्ति वगैरह बना दी थी, सारी चीज़ें बना दी थी। तो वो पूजा करने वाले कौन थे? महायान वाले थे, ठीक है। चलो इसी तरीके से क्या हुआ, जैनिज्म के अंदर थोड़ी बात करते हैं। जैनिज्म के अंदर क्या हुआ, ये भी 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया। ये सेक्ट क्या थे, एक सेक्ट था आपका दिगंबर और एक था सेक्ट आपका श्वेतांबर, ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर 2 सेक्ट थे हमारे। देखिए ये जो थे भद्रभाव, ये दिगंबर के कहीं ना कहीं बोले जाते हैं रिलीजियस गुरु थे। श्वेतांबर जो थे उसके बोले जाते हैं कि स्थूल भद्र थे, ठीक है। स्थूल भद्र या स्थूल भाव दोनों नाम आते हैं इनके। हाँ जी बोलिए। देखिए 24 तीर्थंकर आ चुके हैं, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपॉइंट किया है रिलीजियस गुरु को अब, ठीक है। तो रिलीजियस गुरु, अब उनके बाद में कोई तीर्थंकर नहीं आएगा, अब उसके बाद में रिलीजियस गुरु आएंगे, प्राइस्ट आएंगे एक तरीके से, कि वो क्या करेंगे, उस सेक्ट को संभालेंगे। अभी तक देखो डिवाइड नहीं हुआ है, जब महावीर स्वामी थे तब तक सेक्ट डिवाइड नहीं हुए थे। ये सेक्ट डिवाइड हुए हैं महावीर स्वामी के बाद में। कब डिवाइड हुए उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बारे में क्या हुआ एक बार में, कि ये जो भद्रभाव हैं, ये क्या हुआ, दिगंबर सेक्ट जो डिवाइड हुआ, उसके पीछे की हिस्ट्री ये थी कि अगर आप ये रीजन देखो, भारत का सदर्न रीजन जो है ये पूरा, तो हमने क्या देखा, ये भद्रभाव, यहाँ पे जैनिज्म ये था, ठीक है। बिहार के अंदर की बात हो रही है। तो बिहार से क्या हुआ, बिहार में फेमिन आया एक बार, भयंकर अकाल आ गया, ठीक है, लोग भूखे मरने लगे। तो इन्होंने क्या करा, भद्रभाव ने अपने जितने भी फॉलोअर्स थे, उन फॉलोअर्स के साथ में यहाँ से निकले ये, और ये आ गए सीधा कहाँ, कर्नाटका के अंदर, ठीक है। कहाँ आ गए ये, कर्नाटका के अंदर। ये वहाँ से क्या हुआ, इन्होंने निकले वहाँ से, क्योंकि कर्नाटक के अंदर इनको लगा खाने पीने, भूखे तो नहीं मरेंगे कम से कम, तो इन्होंने बिहार छोड़ दिया। बिहार में मगध वाले रीजन के अंदर उस टाइम पे जैनिज्म कहीं ना कहीं था। मगध अभी हम लोग महाजनपद में देखेंगे। तो ये वहाँ से कर्नाटक चले। अब इन्होंने वो रीजन छोड़ दिया, तो दूसरे लोग जो थे, इन्होंने अपने आप को वहाँ पे जो बिहार के अंदर रह गए, जो यहाँ बिहार या मगध रीजन के अंदर रह गए, उन मगध के लोगों ने अपने आप को श्वेतांबर कहना शुरू कर दिया। श्वेतांबर मतलब जो सफ़ेद या वाइट क्लोथ्स को अपने ऊपर पहनते हैं, सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहने रहते हैं ये लोग, सफ़ेद कपड़े को पहनते हैं, वो लोग कहलाए श्वेतांबर। तो वो लोग यहाँ रहने वाले लोग हो गए। अब ये दिगंबर लोग थे, कर्नाटक में चले। अब जब फेमिन ख़त्म हुआ, तो फेमिन ख़त्म होने के बाद में ये लोग वापस गए यहाँ पे, कि मगध के रीजन के अंदर, हमारा मेन रीजन तो वही है, तो ये मगध के रीजन के अंदर चले गए। तो मगध के रीजन के अंदर जब ये पहुँचे, तो इनको नाम क्या मिला, इनको नाम मिला दिगंबर, क्योंकि ये जब यहाँ से यहाँ पहुँचे तो इनका कल्चर चेंज हो चुका था। श्वेतांबर मैंने बताया वाइट क्लोथ्स को पहना करते थे, और जो आपके दिगंबर थे, दिगंबर ने क्लोथ्स पहनना ही छोड़ दिए थे। अभी तक भी अगर आप कभी देखोगे जैनिज्म के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ प्राइस्ट वगैरह होते हैं, वो कपड़े वगैरह नहीं पहनते, ठीक है। तो उस अवस्था में रहते हैं वो अपने आप को। तो दिगंबर वो लोग कहलाए जिन्होंने क्लोथ्स को त्याग दिया, हर एक चीज़ को त्याग दिया। तो वो कौन लोग कहलाए, दिगंबर। उनके गुरु कौन थे दिगंबर के, भद्रभाव थे। और श्वेतांबर के गुरु कौन थे, स्थूल भद्र या स्थूल भाव।
क्या चीज़? हाँ, ये पहले ही गुरु थे दिगंबर और श्वेतांबर के, जो सेक्ट पे डिवाइड हुआ उसके पहले इन्हीं लोग ने ये सेक्ट शुरू किया, ठीक है। अगर बुद्ध जैनिज्म के अंदर 2 सेक्ट डिवाइड हुए तो उसके ये कहलाएंगे, और श्वेतांबर अगर डिवाइड हुआ तो ये स्थूलभद्र कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे। तो जैसे इसके अंदर हुआ था बुद्धिज़्म के अंदर हमने बोला था काउंसिल्स हुई थी, उसी तरीके से काउंसिल किस में हुई है? जैनिज़्म में हुई है। जैनिज़्म वाली भी काउंसिल हमको याद रखनी है। देखो जिसके अंदर पहली जैन काउंसिल जो हुई थी, पहली जैन काउंसिल आपकी हुई है 300 BC में, ठीक है। 300 BC के अंदर पहली जैन काउंसिल हो रही है, ठीक। अब पहली जैन काउंसिल होने का मतलब यहाँ पे महावीर स्वामी नहीं है, महावीर स्वामी की डेथ हो चुकी है, ठीक है। ये हुई है पाटलिपुत्र के अंदर आपकी। पाटलिपुत्र फिर से अगर आप जाओगे तो कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है, ठीक है। फिर से वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये रीजन जो है बिहार वाला इतना इंपॉर्टेंट था कि इसके अंदर बुद्धिज़्म जैनिज़्म सेक्ट रहा करते थे, ठीक। चेयरमैन इसके कौन रहते हैं? स्थूलभद्र, ये रहते हैं भाई, ये वाले, ये इसके चेयरमैन बनते हैं, ठीक। जो श्वेतांबर को हेड किया करते थे वो इसके चेयरमैन बनते हैं। इस समय तक देखो फर्स्ट जैन काउंसिल तक ये चीज़ डिवाइड नहीं हुई थी कि कौन दिगंबर है और कौन श्वेतांबर है, ये चीज़ डिवाइड नहीं हुई थी। चेयरमैन इसके ये थे। रॉयल पैट्रन इसके कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अभी हम लोग मौर्यन एम्पायर की तरफ आएंगे तो देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इस समय में इन्होंने जैनिज़्म को कहीं ना कहीं अपना लिया था, और जैनिज़्म को किस तरीके से अपना के चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ कैसी थी हम लोग बात करेंगे उसके बाद। सेकंड जैन काउंसिल हुई है आपकी, ये लगभग हुई है आपकी 600 AD के अंदर। कब हुई है? 600 AD के अंदर हुई है। ये हुई है आपके वल्लभी के अंदर। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई, जैनिज्म को बोला जाता है इतना पॉपुलर रिलीजन नहीं बन पाया, उसके पीछे प्रॉब्लम हुई इनकी काउंसिल्स को लेके, कि महावीर स्वामी के बाद में इनकी काउंसिल्स में कहीं ना कहीं क्या हुआ? रोक लग गई। देखो काउंसिल में डिफरेंस देख रहे हो आप, एक हो रहा है 300 BC, 300 ईयर्स इधर हो गए, ठीक है, और एक आप देख रहे हो 600 AD, तो 600 AD में 600 ईयर्स इधर हो गए। अगर दोनों काउंसिल के बीच का गैप देखो आप कितना हो गया? 900 ईयर्स, ठीक है। तो 900 साल में अगर किसी चीज़ की काउंसिल होगी अगर, तो वो रिलीजन तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा, है, गायब हो जाएगा। तो वो इसी में यही प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये इसलिए बोला जाता है कि जैनिज्म ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, ठीक है। अब इसका भी तुम लोग याद कर लेना ये सारी चीज़ें, ये जैसे वो टेबल याद करी थी वैसे ही आपको ये टेबल भी याद करनी है। अब आगे जो हम लोग चलेंगे इसके अंदर एक चीज़ और देखते चलो। हाँ, जैनिज्म के बिलीफ्स की बात हम लोग जो कर रहे थे, रीइंकार्नेशन इनका एक बिलीफ था जिसको हम, हाँ बोलिए, पूछिए। हाँ, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि जैनिज्म को पॉपुलराइज करने वाला कौन था, तो महावीर स्वामी थे। जैनिज्म को स्टार्ट करने वाला कौन था, जोर डाल के पूछेगा अगर कि स्टार्ट करने वाला कौन था, तो वो ऋषभदेव थे या ऋषभनाथ थे आपके, ठीक है, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता है। तो जैनिज्म फिलॉसफी फर्स्ट तीर्थंकार वहीं से शुरू हुई है, लेकिन जैनिज्म में 24 तीर्थंकार थे। पूछेगा ये आपसे 23rd और 24 तीर्थंकार कौन थे। एक बार रिवाइज करा दें। अच्छा ठीक है, देखिए जैनिज्म की बात कर रहे हैं। जैनिज्म के बारे में मैंने आपको बताया कि महावीर स्वामी इसके 24 तीर्थंकार थे। उनसे पहले 23 तीर्थंकार और इसके आ चुके थे, जिसमें पहले ऋषभदेव या आदिनाथ थे, ठीक है, और उनके बाद में ऐसे करके प्रॉपर 24 तीर्थंकार आए। यहाँ तक की बात हम लोग को हो गई क्लियर। 24 महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी ने क्या करा, जो 23rd तीर्थंकार ने प्रिंसिपल्स दिए थे, उन प्रिंसिपल्स में अपना एक प्रिंसिपल ऐड करके उस रिलीजन को और ज़्यादा पॉपुलर बनाया। महावीर स्वामी के समय में इतना ज़्यादा पॉपुलर ये रिलीजन इसलिए हो गया था क्योंकि महावीर स्वामी के समय में क्या हुआ, इन्होंने इस रिलीजन को सिर्फ भारत में ही नहीं या बिहार के रीजन में नहीं, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर फैलाना शुरू कर दिया था। पूरी दुनिया में फैलाने का मतलब, जैसे महावीर स्वामी की एक सुपुत्री थी, ठीक है, सुपुत्री का मतलब समझते हो, डॉटर थी, ठीक है, डॉटर का नाम था उनका प्रियदर्शना,
प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी दोनों नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी जो थी, इन्होंने क्या करा कि महावीर स्वामी ने इनको आदेश दिया कि आप जाके पूरे जैनिज़्म को जगह जगह फैलाओ। तो ये बहुत ज़्यादा राज्यों में, देशों में जा जाके घूमी और इन्होंने जैनिज़्म के प्रिंसिपल्स के बारे में, ट्रुथ और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स के बारे में हर जगह लोगों को घूम घूम के बताया। अब इस नाम से तो आप लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, कहीं ना जान रहे होगे कहीं ना कहीं इस नाम को, काफ़ी पॉपुलर चल रहा है इस टाइम, न्यूज़ में भी चल रहा है। प्रियदर्शनी एक आज के टाइम की है जिनको लेके फेमिनिज्म का टैग चल रहा है, जिनके ऊपर लेके एक प्रियदर्शनी देख लो महावीर स्वामी के टाइम के लिए। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म समझ में आ जाएगा कि एक प्रियदर्शनी तो वो है कि रोड पे खड़े होकर भाई झापड़ मार देती हैं किसी को, पूरी तरीके से वायलेंस को, लॉ को अपने हाथ में ले लेती हैं। और एक प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये उस रिलीजन को और उन ट्रुथ को, जो एक्चुअल ट्रुथ होते हैं, नॉन वायलेंस ट्रुथ, और ये सारे की सारी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और अच्छी बातों को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, एक ये थी, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से समझने के लिए है। जैनिज़्म के अंदर क्या हुआ बाद में कि जैनिज़्म को जब प्रॉब्लम जिस तरीके से फैलाने वाली चल रही थी, तो 24 तीर्थंकर ने आके जैनिज़्म को इस तरीके से प्रमोट किया और 24 में महावीर स्वामी ने इसको फाइनल एक अच्छा रूप देके और जैनिज़्म का पूरा कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंचा दिया कि एक्चुअल में ये रिलीजन जिसकी 23 तीर्थंकर बात करते चले आ रहे थे, ये एक्चुअल रिलीजन क्या है, वो जैनिज़्म है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में जैनिज़्म जैसे ही महावीर स्वामी गुजर जाते हैं या इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है, ये जैनिज़्म को दो लोग आके अपने हाथ में ले लेते हैं। एक होते हैं आपके भद्रबाहु, एक होते हैं श्वेतांबर। इन दोनों के हाथ में जब रिलीजन आ जाता है, इसमें से भद्रबाहु कर्नाटक चले जाते हैं फैमिन की वजह से, और वो फैमिन की वजह से बाद में जब वापस लौट के आते हैं तो उनको नाम मिल जाता है कि आप दिगंबर सेक्ट से हो, जैनिज़्म के दिगंबर सेक्ट से हो। और श्वेतांबर सेक्ट के कौन अपने आप को नाम दे लेता है, जो वहाँ पे लोग रुके हुए हैं स्थूलभद्र के कहीं ना कहीं प्रेसिडेंसी के अंदर। तो इन दोनों के नाम पे ये डिवाइड हो जाता है। मेन चीज़ फिर इसके अंदर हमको काउंसिल याद करनी थी। काउंसिल क्या हुई है, दो काउंसिल हुई हैं इसके अंदर। उन दोनों काउंसिल को पहली 300 BC में हुई है, दूसरी 600 AD में, डायरेक्ट 900 ईयर्स के गैप के साथ में हुई है। ये हमको याद करना है इसके अंदर। और एक चीज़ इसके अंदर याद और रखनी है, जैसे हम लोग ने वहाँ नोबेल 3 ज्वेल्स पढ़े थे बुद्धिज़्म के अंदर, 3 ज्वेल्स पढ़े थे हमने उसके, हाँ, बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 पढ़े थे हमने। ऐसी इनके क्या है, इनके भी 3 ज्वेल्स हैं, ठीक है। इनके 3 ज्वेल्स क्या थे, इनके 3 ज्वेल्स थे K, F और C, ठीक। ये KFC चिकन वाला नहीं है, ठीक है, ये KFC बस याद रखने के लिए आपका। इसका मतलब है राइट नॉलेज, K फॉर है राइट नॉलेज, F फॉर है राइट फेथ और C फॉर है राइट कंडक्ट, ठीक है। ये 3 फेथ थे जिसके ऊपर जैनिज़्म काम किया करता था, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट, ठीक है। ये 3 चीज़ें इनके भी इस तरीके से, ये 3 ज्वेल्स थे जिसके ऊपर जैनिज़्म बेसिस था। क्लियर है? अब बताओ कोई डाउट? हाँ बताइए सुन रहे हैं। जैनिज़्म फॉर्म कब हुआ था? हाँ, जैनिज़्म फाउंड कब हुआ था, उसकी डेट पूछ रहे हो आप? ठीक है, देखिए, हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैनिज़्म की देखो फाउंडेशन की डेट महावीर स्वामी से ही काउंट करना आप, महावीर स्वामी के समय से ही जैनिज़्म को फाउंड माना जाता है। मैंने बोला 540 BC के अंदर जैनिज़्म के अंदर महावीर स्वामी आए और उनकी बर्थ हुई थी 540 में, और 30 साल की उम्र में ये क्या थे, संन्यास लेने निकल गए थे। तो 540 से अगर आप इधर कम करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 510 BC हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 6th सेंचुरी BC के अंदर फाउंडेशन हुई थी जैनिज़्म की। कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आंसर क्या होगा, 6th सेंचुरी BC के अंदर आपकी फाउंडेशन हुई थी जैनिज़्म। क्लियर है? वो एक धर्म जो चल रहा था, जो 23 तीर्थंकर्स को लेके आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, उसको लेके कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल जो जैनिज़्म को प्रमोट करने वाले थे, या जैनिज़्म जिनके टाइम में पॉपुलर होके आया सामने, लोग जान गए कि ये जैनिज़्म की बातें हो रही हैं, ये जैनिज़्म धर्म है, वो जैनिज़्म महावीर स्वामी ने ही पॉपुलराइज किया था। महावीर स्वामी ही उसके लिए जाने जाएंगे। क्लियर है? लेकिन जब बहुत जोर दे के पूछ ले कि जैनिज़्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तब आप जाओगे उनके पास, ऋषभ देव के पास। क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट और?
वेयर डिड द भद्रबाहु, किसके समय में पूछ रहे हो आप? जब कौन था? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो दिगंबर में भद्रबाहु कहाँ थे जब श्वेतांबर में ये काउंसिल कर रहे थे? इस तरीके का क्वेश्चन है कुछ आपका। आप हुमायूं तो नहीं बोल रहे हो कोई? मुझे हुमायूं सुनाई दे रहा है। फैमीन बोल रहे हो, फैमीन की बात कर रहे हैं। ओके ओके, फैमीन की बात कर रहे हैं। देखिए फैमीन के टाइम में भद्रबाहु लेके चले गए थे अपने लोगों को, फॉलोअर्स जितने भी थे उनको लेके कर्नाटक में चले गए थे। लेकिन श्वेतांबर के जो भी लोग थे वो सारे के सारे जो थे स्थूलभद्र जिनके नाम था, उनके साथ में बिहार के या मगध रीजन के अंदर ही रुके थे। उन्होंने कहा फैमिन आज आई है कल चली जाएगी, लेकिन हम अपना रीजन जो है हमारा, वो हम अपना रीजन छोड़ के नहीं जाएंगे। तो वो लोग वहीं रहे थे, लेकिन कुछ लोग उस जगह को छोड़ के वहाँ से चले गए थे। उसमें भद्रबाहु वहाँ से चले गए, लेकिन उन लोगों ने अपनी एक्चुअल, हमारी कहीं ना कहीं पहचान यही जगह है, मगध पहचान है, इसलिए वो एक्चुअल उस चीज़ को छोड़ के वहाँ से नहीं गए। बस ये रीज़न था। ठीक है, चलिए देखिए 16 महाजनपद, महाजनपद के ऊपर आ जाते हैं हम लोग कि ये महाजनपद क्या है। ठीक है, सबसे पहली तो बात आयरन एज की बात हम लोग ने कब की थी? फटाफट बताओ, आयरन एज कौन सी एज कहलाती है? लेटर वैदिक पीरियड, बिल्कुल, वेरी गुड। तो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हम लोग ने आयरन एज की बात की थी। तो आयरन एज के अंदर क्या हुआ, जब आयरन मिलना शुरू हो गया पूरे एरियाज के अंदर, तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ पे आयरन मिलता चला गया, आयरन मिलता चला गया, बस्तियाँ आगे बढ़ती चली गई, लोग वहाँ पे बसना शुरू हो गए। मान लो अगर यहाँ पे आयरन मिला तो यहाँ पे लोग आना रहना शुरू हो गए, यहाँ मिला तो लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना शुरू हो गए, यहाँ मिला तो यहाँ से लोग यहाँ शिफ्ट होना शुरू हो गए। ऐसे क्या हुआ, जहाँ जहाँ आयरन मिलता चला गया लोग वहाँ पे शिफ्ट होते चले गए। तो जहाँ जहाँ पे आयरन मिलता जा रहा था वो एरिया क्या होते थे, लोग वहाँ बसते चले जाते, तो उसको एक नाम दे दिया जाता था कि अगर यहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं तो ये क्या है, एक जनपद है। ठीक है, जैसे आज के टाइम में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट होती है तो डिस्ट्रिक्ट को हम क्या बोल देते हैं, एक तरीके से एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इतने लोग रहते हैं। अब ये लोग, इनको क्या मिल रहा था, कहीं ना कहीं ट्रेड के लिए या आपके व्यापार के लिए वो जगह मिल जा रही थी जहाँ से इनको खाना पीना रहना सहना आसान हो जा रहा था, क्योंकि आयरन का व्यापार अच्छा होता था, बिजनेस अच्छा होता था उस समय में। तो जहाँ जहाँ आयरन मिलता जाता था वहाँ वहाँ एक जनपद बनता चला जाता था। ये जनपद हो गया, एक ये जनपद हो गया, एक ये जनपद हो गया, ये इस तरीके से ये जनपद बनते चले गए। ठीक है, अब जनपद से क्या हुआ, जब वहाँ पे रूलर ने आके रूल करना शुरू कर दिया तो वो सिंगल सिंगल जनपद पे रूल किया करते थे। लेकिन क्या हुआ, जनपद को उन्होंने क्या करा, महाजनपद बनाना शुरू कर दिया कि कई सारे जनपद को इकट्ठा कलेक्ट कर लेते हैं, 2-3 जनपद को मिलाते हैं और उसको एक महाजनपद का नाम दे देते हैं। तो ये जनपद क्या हुआ, लेटर टाइम में अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे चल के क्या हुआ, ये महाजनपद में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। पूरे एरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये टोटल हमारे पास में 16 महाजनपद थे। ठीक है, जिसको भारत के रीजन के अंदर काउंट किया जाता है। हम लोग सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं अभी। हाँ, हाँ फिर से बोलो बेटा। महाजनपद को महल भी कह सकते हैं। मेहरगढ़ का, अरे नहीं 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 नहीं, मेहरगढ़ देखो, मेहरगढ़ एक अलग चीज़ है, मेहरगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं। मेगा सिटी, ओके ओके, मेगा, ये यहाँ पे पता है माइक का सिस्टम थोड़ा साउंड का ना क्लियर नहीं होती है, प्रॉब्लम इसकी ये हो जाती है। तो साउंड की वजह से आप लोग की वॉइस जो होती है ना वो वाइब्रेट कर जाती है, और वाइब्रेट करने में कुछ बोलते हो आप लोग, कुछ सुनाई देता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा रुक के और हल्के बोला करो, समझ आ जाती है चीज़। ठीक है, तो आप लोग कह रहे हो मेगा सिटीज़, हाँ जैसे सिटीज़ हुई और सिटीज़ को जब हमने कन्वर्ट कर दिया मेगा सिटीज़ में, कई सारी सिटीज़ को मिला दिया तो वो मेगा सिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, उन्हीं को हम लोग महाजनपद कहते हैं। ठीक,
हाँ, मेगा सिटीज़ अगर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन अगर देखो तो मेगा सिटीज़ की डेफिनेशन यही है, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अगर हम लोग बात करें कि जो बड़ी सिटीज़ होती हैं उन सारी सिटीज़ के अंदर पॉपुलेशन भी ठीक ठाक होती है, तो उन सिटीज़ को जब आपस में मिला दिया जाता है तो वो मेगा सिटीज़ बन जाती हैं। डेफिनेशन के हिसाब से आप एकदम करेक्ट हो, जिनकी पॉपुलेशन इतनी होती है उसके हिसाब से वो मेगा सिटीज़ कहलाती हैं। लेकिन यहाँ अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सिटीज़ और मेगा सिटीज़ को आप एज अ डेफिनेशन ना देखो, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे देखो कि छोटे छोटे क्षेत्र को या छोटे छोटे एरियाज़ को मिला के बड़े एरियाज़ में जब कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो मेगा सिटीज़ या महाजनपद है। ठीक है, बस समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो 16 महाजनपद थे हमारे पास में। 16 हमको याद कैसे रखने, हमको उनके नाम याद रखने पहले तो चीज़, कौन कौन से 16 थे और 16 की कैपिटल क्या क्या थी, उनकी कैपिटल्स के नाम याद रखने और महाजनपद के नाम याद रखने हमको। क्लियर है? तो देखो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग कंबोज से। ठीक है, ये कंबोज का जो एरिया था ये पूरा अफगानिस्तान का था। ठीक है, अफगानिस्तान आप लोग जानते होंगे, प्राचीन भारत या एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम में अफगानिस्तान इट वॉज द पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद में ये कहीं ना कहीं हमसे अलग हुआ जब ग्रीक इन्वेजन वगैरह हुआ। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो कंबोज जो रीजन था, कंबोज को बोला जाता है, अफगानिस्तान के अंदर था। इसका कैपिटल देखो क्या है, रायपुर। कैपिटल रायपुर। ये सब देखो PDF के फॉर्म में या आपको सब मिल जाएंगे, सारे के सारे नोट, आप वहाँ से इसको लर्न कर सकते हो। अभी बस लोकेशन समझ लो कौन सा एरिया कहाँ पे, तब की लोकेशन और अब की लोकेशन को हम लोग समझते चलेंगे। ये देखो गंधार रीजन की बात हो रही है, इसका कैपिटल तक्षशिला था। तो इसके हिसाब से देखो कहाँ पड़ रहा होगा ये, अगर लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, गंधार कहाँ पे पड़ रहा होगा, देख के बताओ। अफगानिस्तान तो ऊपर हो गया, अफगानिस्तान के बाद में क्या है इधर, ये एरिया पाकिस्तान का। ठीक है, कहाँ पड़ रहा है गंधार, पाकिस्तान के रीजन में पड़ता है गंधार का रीजन। ठीक है, पाकिस्तान से हम लोग आ गए हस्ते, यहाँ पे कुरु थी हमारी एक तीसरा महाजनपद जिसको हम लोग बोलते थे। इसकी राजधानी हस्तिनापुर भी थी, लेकिन इंद्रप्रस्थ के नाम से इसकी राजधानी काफ़ी फेमस है। तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ याद रखेंगे हम लोग कुरु से। ये रीजन जो था आपका दिल्ली, इंद्रप्रस्थ पहले दिल्ली के नाम से पहले इंद्रप्रस्थ जो था दिल्ली को ही कहते थे। ठीक है, तो उसके बाद में ये हस्तिनापुर, तो ये हरियाणा और दिल्ली के रीजन जो है ये आपके कुरु रीजन में आया करते थे। उसके बाद में थोड़ा और नीचे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये शूरसेना है, शूरसेना जो मथुरा यूपी के अंदर बात चल रही है, यहाँ पे यूपी है, ये यूपी के रीजन की बात चल रही है। शूरसेना मथुरा जो यूपी का रीजन है वो पहले शूरसेना महाजनपद कहलाता था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान का महाजनपद है आपका, ये राजस्थान में जगह थी, जो कि इसका कैपिटल विराटनगर कहलाता है। अवंती की तरफ, हाँ आप भी दिखाते हैं, अभी रुक जाओ, देखो अभी आ रहा है, उधर भी आ रहे हैं। ये देखो मैप जो है आपका अफगानिस्तान से शुरू हुआ है और आधा मैप है आपका, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिख रहा है उस तरीके से, है ना। अभी देखो इसलिए मैंने क्या करा है, ये वाला मैप भी आपका लगा के रखा है इसके अंदर, जिससे आप लोग बहुत आसान से समझ सकते हो। ठीक, देखो यहाँ पे फिर उसके बाद अवंती देखो उज्जैन, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। चलो देखते ही चलो, पैरेलल देखते चलो। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ तक का मैप दिखाया उसमें देख लो, बस ये वाला मैप दिखाया नहीं है उसमें। ये मध्य प्रदेश है, ये पूरा रीजन क्या है, मध्य प्रदेश का। तो उसके हिसाब से देख लो, ये अवंती और ये जो चेदी रीजन है, ठीक है, शुक्तिमती इसका कैपिटल था। तो ये अवंती और चेदी रीजन ये और ये पड़ा करता था आपका। क्लियर है? उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये आपका है वत्स। ठीक है, वत्स होता था, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, वत्स के अंदर अगर आप लोग आ जाओगे तो आप लोग अब क्या देखोगे कि ये कहाँ पहुँच गए हम लोग, ये उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद में अगर वापस से चले आओ, फिर आप लोग देखोगे इसके बाद में क्या है, पंचाल एक महाजनपद था। ठीक है, पंचाल महाजनपद देखो, यस ये जैनिज्म, हाँ ठीक है। देखो जो महाजनपद का कॉन्सेप्ट है आपका, वो महाजनपद का कॉन्सेप्ट आपका, ये सब का सब हम लोग बात कर रहे हैं। जैनिज्म, बुद्धिज़्म, ये सारे रिलीजन चल रहे हैं, सारे रिलीजन की भी बात चल रही है इस समय में। और उसके बाद में जितने एम्परर आए रूल करने के लिए, उन्होंने इन जगहों पर रूल किया जिसको महाजनपद, तो ये पैरेलल हैं उनके समय में। ठीक,
चलिए, तो उसके बाद में देखो कोशाल है। कोशाल एक महाजनपद था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी आपकी, ठीक है। उसके बाद में मल एक रीजन था, ठीक है। मल की बात करेंगे, ये भी देखो यूपी के अंदर है, ठीक। मल की बात करेंगे तो मल भी आपका क्या है, यूपी के अंदर है। मल का मतलब जो गोरखपुर और कुशीनगर का रीजन लगता है आज यूपी में, वो आपका यहाँ पड़ता है। काशी देखो, बनारस, काशी की बात करेंगे तो ये रीजन है, देखो ये पूरा का पूरा रीजन जो था ये लगा करता था आपका, उसकी बात हो रही है। बस मैप थोड़ा ऊपर नीचे आपको दिख रहा है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। ये देखो बिहार का रीजन अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये वैशाली था, ठीक है। इसको ब्रिज जो इसका महाजनपद कहलाता था, ये बिहार में लगता था। अंग महाजनपद था, ये बिहार में लगता था। और मगध जो था पूरा का पूरा, ये मगध का पूरा, जिसमें पाटलिपुत्र राजधानी इसकी बिहार की है, लेकिन बाद में जो मगध था आपका वो पूरा का पूरा फैल के क्या हो गया आपका बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सारे रीजन को मगध रीजन बोला जाता था। ये सारे रीजन को मगध ने कंट्रोल किया अपने हाथ में, और ये इवन इतना ज़्यादा चला गया था कि मगध रीजन काफ़ी सारे रीजन को कैप्चर किया था इसने। वो आगे जब हम लोग रूल पढ़ेंगे कि किस किस का रूल आया था, उन सारे रूल्स के अंदर देखेंगे हम लोग। क्लियर है? देखो मगध एम्पायर, हमको मेन जो पढ़ना है पूरे 16 महाजनपद के अंदर, वो हमको मगध एम्पायर के बारे में पढ़ना है कि मगध एम्पायर क्या था और मगध एम्पायर के ऊपर कौन कौन सी डायनेस्टीज़ या रूलर थे जो वहाँ पे रूल करने के लिए आए थे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो यही है, मगध पढ़ना है, वरना 16 महाजनपद तो पूरे सिलेबस में भी नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा इस मगध एम्पायर के अंदर हम लोग देखेंगे। मगध एम्पायर के अंदर आपको जो डायनेस्टीज़ के या नाम याद रखने हैं, उसमें पहला हर्यक डायनेस्टी थी। हर्यक डायनेस्टी बताया था अभी पीछे जब हम लोग बात कर रहे थे। काउंसिल किसकी हुई थी? बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, उसके अंदर हर्यक डायनेस्टी के रूलर ने वहाँ पे काउंसिल को हेड किया, ठीक है। तो हर्यक डायनेस्टी की बात हो रही थी, किसने हेड किया था? अजातशत्रु ने हेड किया था उस समय, ठीक है। तो हर्यक डायनेस्टी की बात करेंगे हम लोग, नंद डायनेस्टी की बात करेंगे, एक डायनेस्टी शिशुनाग, उसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग मौर्य एम्पायर के ऊपर आ जाएंगे सीधा। मौर्य एम्पायर जिसके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अशोका द ग्रेट जिसको बोला जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इसके कहीं ना कहीं रूलर रहे हैं, उनके बारे में बात करके हम लोग क्या करेंगे, मगध एम्पायर इस तरीके से पूरा उसमें ख़त्म करेंगे, ठीक है। मगध के आने से पहले कहीं ना कहीं क्या हुआ था कि किस तरीके से जो एक गैप आप लोग देखोगे कि मगध एम्पायर तो आया है आपका कब? मगध एम्पायर आपका आया था ये 682 BC के आसपास में आया था। लेकिन मगध से पहले क्या चल रहा था और मगध से पहले की क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे? तो मगध एम्पायर की जो चीज़ें चल रही थी, वो मगध एम्पायर की चीज़ों से पहले ये चल रही थी वहाँ पे भद्रथ डायनेस्टी। ये सब याद कर लेना, PDF फॉर्म में आपको सब मिल जाएगा, एक बार इसको सब विजिट कर लेना, जाके याद कर लेना, ठीक है। भद्रथ डायनेस्टी चल रही थी इससे पहले। अब इसके कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है किसी भी तरीके के, ठीक है। रिटन एविडेंसेस हमको नहीं मिले, इसलिए हम इसको इतिहास में कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेटेड नहीं मानते हैं, ठीक है। ये सब आपका जो टाइम है, ये महाभारत और रामायण का टाइम चल रहा है। महाभारत रामायण के जो भी हैं उस समय की ये डायनेस्टीज़ वगैरह हुआ करती थी, ठीक। इसके अंदर आपको रूलर जो याद रखना है वो जरसंधा रूलर था, ये सबसे ग्रेटेस्ट किंग था इस डायनेस्टी का, इसको याद रखना आपको। बाद में जो आपको याद रखना है वो नंदीवर्धन का नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है? नंदीवर्धन का नाम याद रखना है, ठीक। नंदीवर्धन का नाम याद रखो। नंदीवर्धन के नाम के बाद में हमारे पास में क्या है, ठीक। नंदीवर्धन के बाद में देखोगे 544 BC जैसी आ जाएगा हमारा। 544 BC के आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सीधे हर्यक डायनेस्टी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। हर्यक डायनेस्टी के अंदर आपको 4 रूलर याद रखने हैं बेसिकली, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। ये रूलर की आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, बस नाम याद रखने हैं। नाम याद रखना, किसने कौन सा कब आया था, डेट याद रखना कि कौन कौन सी डेट में आया था, ये डेट आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? बस ये हमको हर्यक डायनेस्टी के अंदर याद रखना है। ऐसी शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर भी हमको याद रखना है कि पहला रूलर शिशुनाग था, फिर कालाशोक आया, शिशुनाग, कालाशोक और महानंदन इसका लास्ट रूलर था। पहला रूलर याद रख लो, लास्ट रूलर याद रख लो, उसका टाइम क्या था, टाइम पीरियड याद रख लो, इतना आपके लिए बहुत रिलेवेंट है, इससे ज़्यादा आपका पूछेगा नहीं। सेम फिर नन डायनेस्टी का होगा। नन डायनेस्टी का एरा देख लो आप लोग एक बार, 345 से लेके 321 BC तक है, ठीक है। पहले रूलर इसके देख लो। तब इसके अंदर एक चीज़ ये थी कि
यहाँ का पहला रूलर जो था, ये पहले शूद्र रूलर थे, जो मैंने आपको 4 सेक्ट बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये लोग रूल किया करते। वैश्य तो बिजनेस में रहते थे अपने, ज़्यादातर रूल क्षत्रिय लोग किया करते थे। लेकिन शूद्र में पहली बार ऐसी कोई डायनेस्टी आई थी जिसने रूल किया था, वो थी नंद डायनेस्टी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर महापद्म नंद नाम हमको याद रखना, ये इसके रूलर थे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या याद रखना है, नंद डायनेस्टी खत्म होने के बाद पूरा मौर्यन एम्पायर आ जाएगा। अब मौर्य एम्पायर को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा देखो, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, मगध से लेके यहाँ तक जितने 16 महाजनपद की बात कर रहे थे। तो इस मौर्यन एम्पायर ने क्या करा था, सारे के सारे महाजनपद थे, मैक्सिमम ऑफ द महाजनपद को इसने अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। तो ये महाजनपद मौर्यन के अंदर हम लोग बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट करेंगे, ठीक। अभी तो नेक्स्ट लिंक आ गया होगा आप लोग के क्लास का, तो टाइम भी हो गया है। नेक्स्ट जो है हम लोग इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। अब जितना भी रिलेटेड होंगी, इससे रिलेटेड बातें जैसे भी होंगी, कल हम लोग ये डिस्कस भी करेंगे मौर्यन के एम्पायर के बारे में। उसके बाद उससे रिलेटेड अब हम लोग जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे कल क्वेश्चंस हम लोग इससे रिलेटेड लगाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री आपकी लगभग मौर्य और गुप्ता के बाद में एंड हो जाती है, उसके बाद में हम लोग मिडिवल हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। इससे रिलेटेड अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लो 4-5 मिनट में, वरना ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हो। ग्रुप में भी चाहो तो मैसेज कर देना, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। अभी कोई डाउट? क्लियर है? चलिए, ओके फिर, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, थैंक यू।